बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमिला हसन। आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका दिन शुरू हो चुका है या होने वाला है, दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध का राज इस वक्त भी जारी है, शदीद सर्दी है और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के बाद शायद स्नोफॉल ना शुरू हो जाए लाहौर में। मैंने तो अलग सुबह की प्रेडिक्शन कर दी थी, एंट्री की लगता है स्नोफॉल होगी। मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल ऐसा मौसम है कि स्नोफॉल हो सकती है। अब ना हो तो अलग बात है, ऐसे नहीं होगी इमरान। हम उनसा में नहीं रह रहे। जितनी ठंड आज है वैसे हो ही जाए तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त मैं भी चेक कर रहा था। बहुत ज्यादा सर्दी है, यस। और इस शदीद सर्दी में जो शहरी हैं वो महसूर होकर रह गए, लेकिन देखें आपके सामने हम बैठे हैं, इमेजिन करें हम फिर भी आ गए। नाज़रीन बड़ी मुश्किल से बैठे हुए, यकीन माने बहुत सर्दी है और कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट पहुंचे हैं हम सब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, हम समेत सब, बहुत सारे लोगों को धुंध की वजह से, और फिर ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो जाता है इस धुंध के अंदर। आपको पता है लोगों को बड़ी जल्दी होती है जाने की, कुछ लोगों को तेज़ जाना है, कुछ लोगों को स्लो जाना है, तो वो रोड्स पे भी हालात वाक़यात ऐसे होते हैं। जो ट्रैफिक की रवानी जायज़ा सेट के मुतासर हुई है, बलाई पंजाब की बात की जाए, KP की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, तो कहते हैं ना कड़ाके की सर्दी है जनाब। वो सर्दी इस वक्त हर जगह है। और जो सिंध है उसमें भी कुछ जो कह ले वेदर क्लाउडी से था, हेजी सा था, जिसकी वजह से वहाँ पे भी कुछ वेदर प्लेजेंट है। बिल्कुल, हैदराबाद में शदीद सर्दी है, जाड़े के डेरे हैं, धुंध और स्मोक के बाइस जो हालात जिंदगी हैं बुरी तरह से मुतासिर हैं। इस तरह पिंड दादन खान का जो इलाका है यहाँ पे शदीद धुंध से बिजली के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए। ये चकवाल का पोटवार का रीजन बनता है और आप इमेजिन करें कि किस हद तक सर्दी होगी वहाँ पे, जहाँ पे बिजली की फीडर्स ट्रिप कर रहे हैं। 8 घंटे से बिजली की फराहमी वहाँ पे पिंड दादन खान में मुअत्तल है। तो उम्मीद है कि वहाँ पे जो महकमा है आइस्को का या मुतल्लिका जो भी महकमा है वो काम कर रहा होगा। अगर नहीं तो लोगों के लिए बिजली तो वापस करें। गैस वैसे ही नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो लोग तो बेचारे जो निज़ाम ज़िंदगी है मुअत्तल होकर रह जाएगा। सो बी केयरफुल जी वाइल ट्रैवलिंग। बाहर अगर कहीं भी जाना है, आज तो सुबह सुबह धुंध मिल रही है, सो प्लीज बहुत ज्यादा एहतियात करें। और फ्लाइट्स बड़ी खराब हो रही है, हाँ डिले हो रही है और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लाहौर लैंड करते करते कराची ले जाते हैं, इस्लामाबाद लैंड करते हुए भी कराची चली जाती है फ्लाइट। तो बहुत सारे लोगों की GPS तो नहीं PAE के खराब हुए, सारे कराची पे सेट हुए हैं, हर जगह से कराची। फॉग इतनी ज्यादा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अल्लाह करे कि जी फ्लाइट्स वाले लोगों के बड़े मसले होते हैं, बेचारे बहुत स्ट्रगल में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको फिर एक नए सिरे से फ्लाइट लेनी है, कुछ लोगों को बाय रोड। तो इसका तरीका है ना, आपकी जो भी कमिटमेंट है उससे कम से कम आप 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे का मार्जिन आप रखें। अगर कराची आपने फॉर एग्जांपल आज 8 बजे पहुंचना है सुबह, तो आप रात 8 बजे पहुंच जाएं या रात 8 बजे की फ्लाइट ले लें, क्योंकि जल्दी पहुंचना देर से पहुंचने से और ना पहुंचने से बेहतर है। सो आप कोशिश करें कि आप टाइम को मैनेज कर लें, क्योंकि फ्लाइट्स बहरहाल 5-5, 6-6, 4-4 घंटे डिले हो रही है, कैंसिल भी हो रही है। डिले तो छोड़ दें, कैंसिल भी हो रही है। डोमेस्टिक का ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियसली शहरों के अंदर, इस्लामाबाद लाहौर के अंदर धुंध बहुत ज्यादा है। ये तो नाज़रीन हमने आपको सुबह सुबह बता दिया है कि धुंध बहुत है, हम बड़ी मुश्किल में बैठे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर 8 फरवरी को धुंध बढ़ गई और इतनी पड़ गई तो क्या होगा? मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो कैंडिडेट हार रहा होगा उसको तो बाधा मिल जाएगी। इंटरनेट भी तो बंद ही होगा, क्या फायदा? हाँ इंटरनेट भी बंद होगा, लेकिन धुंध में आंखें भी तो ना बंद हो। इंटरनेट तो धुंधला जाएगा आपकी जिंदगी में, सब नाज़रीन धुंधला जाएगा, पूरा पाकिस्तान डस्का बचे और ऐसे हो सकता है। वेरी बैड, ऐसी बात ही करते। आगे बढ़ते हैं, इंतखाबात की बात करेंगे। आज की बड़ी खबर सबसे बड़ी खबर की अभी मेरे सामने चाय नहीं है, उसके बाद दूसरी बड़ी खबर ये आ गई है। आम इंतखाबात में से 15 दिन बाकी हैं और उससे भी बड़ी खबर ये कि कल नवाज शरीफ साहब लाहौर की गलियों और सड़कों में निकल आए। भाई अब ड्राइंग रूम तक महदूद नहीं रही उनकी सियासत। जो नवाज शरीफ साहब हैं बिलाखिर उनकी जो इंतखाबी सियासत है वो कल फाल होती हमें नजर आई है और उन्होंने कल लाहौर की गलियों का रुख किया। उनका अपना शहर भी है, मरीम नवाज उनके साथ थी, शहबाज शरीफ थे, हमजा शहबाज थे। हमजा शहबाज इनफैक्ट वो अपनी कैंपेन में बिजी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो कल हमें लाहौर की गलियों पर नजर आए और उनका कहना था कि हम हमारे जितने भी कैंडिडेट्स अपनी नशिस्तों पर कामयाब होंगे। अगर हम इस वक्त बात करें 8 फरवरी के हवाले से, तो इस बारे में उनका कहना था कि ये फैसला 8 फरवरी को होगा। एक मारूफ खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट कल दी और उन्होंने नवाज शरीफ की जो माशी कारकर्दगी है उसके बारे में लिखा कि ये उनके मुखालिफिन से बेहतर रही है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो हालिया सर्वे में बानी PTI की मकबूलियत है वो 57% जबकि नवाज शरीफ साहब की जो मकबूलियत है
इट्स 52%। 6 माह के दौरान नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ की मकबूलियत का बढ़ता हुआ ग्राफ जो आम इंतखाबात है इसमें नून लीग के लिए आसानियां कर सकता है, ऐसा ब्लूमबर्ग का कहना है। बिल्कुल, और नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने नून लीग को अपने तीरों के निशाने पर रखा हुआ है। कल जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। सियासी कारकुनों से इदारे के लोगों तक इंतकाम लेना नवाज शरीफ की आदत है। अब नवाज शरीफ को मौका नहीं मिला, जेल सुपरिटेंडेंट से जज तक सबका इंतकाम होगा। ये इंतकाम की सियासत करते हुए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। ये वक्त है मियां साहब की कि मियां साहब की चौथी बार वजीर आजम बनने की जो साजिश है उसको नाकाम बनाया जाए। दूसरी जानिब कानूनी और सियासी मुश्किलात का शिकार जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, इसकी इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी है, मगर अब बानी पीटीआई का मौक़िफ़ भी खुलकर मीडिया पर आने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ उनका बयान सामने आया कि पीटीआई के उम्मीदवार इतवार से पुरान इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकले। साथ साथ उन्होंने तंबीह भी की कि जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर ना निकले उसके टिकट तब्दील कर दिए जाएं। उधर पीटीआई का बल्ले का निशान जब से खत्म हुआ उसके बाद तासुर यह है कि इंतखाबात के बाद कई आज़ाद उम्मीदवार जीत कर असम्बली में आएंगे और इन आज़ाद उम्मीदवारों पर ओबियसली सब की नजरें हैं। वो आज़ाद चूंकि कंसिडर्ड हैं तो वो अपना फैसला कर पाएंगे कि वो किस पार्टी के साथ जाएं, और अगर हल्के के काम किसी आज़ाद उम्मीदवार ने कराने हैं तो ओबियसली उसकी पार्टी एफिलिएशन समहाउ जरूरी होती है ताकि फंड्स आएँ। तो ये बड़ा क्रिटिकल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जो तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाउडा हैं, उन्होंने कहा है कि जो जीतने वाले आज़ाद अरकान हैं वही हुकूमत का फैसला करेंगे, उनकी बेस पे फैसला होगा कि हुकूमत किसकी बननी है। आज़ाद उम्मीदवार उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हवा के रुख का तयन करेंगे, यानी कि जिधर की हवा होगी वो उधर चले जाएंगे। वाउडा साहब ने यह भी कहा कि जैसे बकरा मंडी में भाव लगता है ना, यहाँ आज़ाद उम्मीदवारों का भाव भी लगेगा। उन्होंने कहा कि IPP का भी किरदार नज़र आ रहा है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का किरदार भी नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब यानी कि ये चांद भी नज़र आ गया कहीं पे। दूसरी जानिब जो सीनियर रहनुमा IPP के अलीम खान साहब, उन्होंने दावा किया है कि जो तहरीक इंसाफ है इसके बहुत से उम्मीदवार जीत कर इस्तेहकाम पार्टी में आएंगे और ये उम्मीदवार राब्ते में हैं। कई उम्मीदवारों ने जीत कर IPP में शामिल होने का यकीन दिलाया है और उनका कहना है कि हम आने वाले वक्त में वील बी द किंग मेकर। आई मीन इस्तेहकाम में पाकिस्तान इस पोजीशन में होगी कि वो फैसला करे। जो लोग हल्फ उठा रहे हैं अपने हल्कों में जाके, वो कुछ लोगों ने उठाया है, सब ने नहीं उठाया। जिन्होंने उठाया उनका क्या करें? वो कफारा भी अदा कर सकते हैं ना। कल ये भी तो हमने हमारे साथ हमारे सलमान आबिद साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। ये इंतखाबी मुहिम के हवाले से अब हम चूंकि बात कर रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं, कल जो हमने देखा भी, नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, हमजा शहबाज हो, उन्होंने अपनी कैंपेन की और जो कह ले फाल सियासत है उसके अंदर कदम रखा है। ऑब्वियसली कैंपेन अच्छी करने की कोशिश की जा रही है, अपने मंशूर से आगाह किया जा रहा है। सबसे पहले तो नून लीग की इस कैंपेन को आप किस तरह से देखते हैं, जो बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं, और जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी है कि नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो 52% हो गई है। इनफैक्ट उनकी जो मुखालिफिन के मुकाबले में कारकर्दगी रही है ओवरऑल। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे ये जो इदादो-शुमार पेश किए गए हैं कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो है वो 50% से ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की कबूलियत के साथ साथ मकबूलियत का अमल भी बढ़ रहा है। ये तो बहुत अच्छा साइन है PMLN के लिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि सियासी धुंध है, अपना मौसम की धुंध है, इसी तरह से हमारी सियासत में भी धुंध है और इस वक्त जो सियासी हालात है वो कोई अच्छे रिफ्लेक्शन नहीं दे रहे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 17,000 उम्मीदवार हैं टोटल पाकिस्तान में इस वक्त, चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के, उसमें से 11,000 के करीब जो है वो आजाद उम्मीदवार है। तो लगता यह है कि ये 1985 के इंतखाबात की तरह एक नए आजाद उम्मीदवारों का मेला सजा दिया गया है इंतखाबात में। और मुझे उसमें जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है, जिसका जिक्र अभी इमरान साहब कर रहे थे, और वो ये है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के बाद एक मंडी लगेगी आजाद उम्मीदवारों की और उनको खरीदा जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा, उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप फलां जमात में शामिल हो जाएं। अब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि वो हमारी जमातों में शामिल होंगे, मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि वो हमारी जमात में शामिल होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहती है कि वो हमारी जमात में शामिल होंगे, और ये असूली तौर पे वहां शामिल होंगे जहां उनको कहा जाएगा। और ये कहने वाले कौन है ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। इसलिए मुझे लगता यह है कि जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है वो ज्यादा मसाइल पैदा करेगा, सियासी इंतशार पैदा करेगा, महाजराई पैदा करेगा और टकराव पैदा करेगा। अभी तो बज़ाहिर ये लगता है कि PMLN जो है
वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे आपको नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं 8 फरवरी को जो इंतखाबी नताइज आएंगे वो तकसीम शुदा नताइज होंगे। उसमें PMLN के पास भी कुछ 70-80 सीटें होंगी, 50-60 सीटें जो है वो होंगी आपके पीपल्स पार्टी के पास। अच्छा। और कोई 40 के करीब सीटें होंगी आजाद उम्मीदवारों के पास। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये आजाद उम्मीदवार फैसला करेंगे कि किसकी हुकूमत बननी है। तो इसलिए कोई 2/3 अक्सरियत और कोई सादा अक्सरियत किसी को मिलने वाली नहीं है। आपको 50-60 सीट लेते बिलावल नजर आते हैं? 50-60 सीटें पीपल्स पार्टी नजर आती है, बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए निकल आएंगी कि सिंध से उनको काफी महफूज है, वो सिंध से निकल आएंगी। 5-10 सीटें जो है वो पंजाब से निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ बलूचिस्तान से निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ कराची से निकालेंगे। तो उनकी सीटों की तादाद कोई 50 से 60 के दरमियान होगी, जो 2018 के इंतखाबात में भी थी। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि PMLN जो समझ रही है कि उसको बड़ी सादा अक्सरियत मिलने वाली है, वो शायद ना मिल सके। जिस अच्छा आबिद साहब उन लोगों के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे आप, या क्या करना है उनका, जो कहते थे कि नवाज शरीफ अवाम में निकले, इनको लग पता जाएगा। वो निकल आए कल अवाम में, अब लाहौरियों के बीच में खड़े थे, गाड़ी से भी निकले, वेव भी किया, लोगों ने तो उन पे पैसे और फूल फेंके। तो ये जो दावे कर रहे थे कि अवाम में निकले, इनको समझ आ जाएगी कितने मकबूल हैं, तो लग रहा है कि मकबूल हैं अगर ये पैमाना है। अगर आपने जलसे जुलूसों की सियासत देखनी है तो एक जमाने में काजी हुसैन अहमद जो है वो नवाज शरीफ से बड़े बड़े जलसे करते थे और वोट नहीं मिलते थे। मैं आपको बताऊं, हम जलसों की बुनियाद के ऊपर 2013 में इमरान खान ने भी बड़े जलसे किए थे, लेकिन 2013 में इमरान खान को वोट नहीं मिले थे। लेकिन अच्छी बात है, नवाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं, लोगों ने उनको पजीराई दी है। अब मुझे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ साहब को किसने रोका हुआ था 1 अक्टूबर से लेकर आज तक कि वो सड़कों पे ना निकले, लोगों से ना मिले, बाहर ना निकले। अब वो निकले हैं, लेकिन बहुत लेट निकले हैं। अब तो इलेक्शन की कैंपेन में कितने दिन रह गए हैं, वो कहां जा सकेंगे सिवाय लाहौर की चंद सड़कों के अलावा। वो इसी तरह से जिस तरह से लाहौर में फिर रहे हैं, वो सिंध में नहीं फिर सकेंगे, वो बलूचिस्तान में नहीं जाएंगे, वो KPK में नहीं जा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम जो है प्रैक्टिकली बहुत लेट शुरू की है। और दूसरी बात यह है कि इस मुहिम में हमें अभी देखना है कि जो मोमेंटम उन्होंने बनाया है, और जो आप कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी होगा, अगर आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी होता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत कहां होगी, वो एक अलग सवाल है। अच्छा, तो इसमें ये जो तहरीक इंसाफ फिर इससे पहले नजरियाती सियासत का राग अलापती रही है, अगर उसके एक तो ये कि अभी तक बहुत से हलकों में मुझे जाती तौर पे भी मालूम है, आपको भी पता है कि वहां पे टिकट्स के ऊपर बहुत मसाइल हैं। कल पिंडी डिवीजन के सदर ने बयान दिया कि हमने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है ये टिकट्स की बुनियाद के ऊपर आकर, क्योंकि अब ओबियसली अगर 3 उम्मीदवार थे टिकट के, अब तीनों ही अपने चेयरमैन के और पार्टी निशान के ठप्पे लगाकर वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं कि जी हम हैं उम्मीदवार, क्योंकि सब आजाद है। तो तहरीक इंसाफ की फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या उसके पास कोई स्ट्रैटेजी है? अगर वो इतनी मकबूल है, उसके नाम पे अगर खंबे को भी वोट मिलने वाला है एज देश से, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? फिर उनका वोटर किधर जाएगा अगर उनका बंदा ही बदल गया इलेक्शन जीत के? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने एक शानदार फैसले के जरिए PTI को जबरी बुनियादों पर इंतखाबी निजाम से बेदखल कर दिया है, बतौर जमात भी और बतौर इंतखाबी निशान भी। अब तो उनके पास एक खिचड़ी पकी हुई है। जैसे आपने कहा कि कोई आजाद उम्मीदवार कह सकता है कि मेरे पास टिकट है, कोई कहेगा मेरे पास टिकट है, और फिर उनका इंतखाबी निशान भी एक नहीं है। तो इसलिए अमली तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो 2024 का जो इंतखाब है उसमें PTI को तो आपने बाहर निकाल दिया है, और साथ साथ अब आप धमकियां भी दे रहे हैं कि जो लोग PTI के नाम पर आजाद उम्मीदवार जीतेंगे उनको फला जमात में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये तो फिर PTI के लिए तो रास्ता एक किस्म का बंद कर दिया गया ना, और जिन लोगों ने ये रास्ता बंद किया है वो किसी भी सूरत में PTI के लिए कोई सासी रास्ता देने के मूड में नहीं है। इसलिए PTI का दाखिली बुरान अपनी जगह, पूरी पार्टी उनकी इस वक्त जेलों में है या पार्टी छोड़ चुके हैं या वो रुपोश है। तो ऐसे में फिर एक बड़ी जमात जो है जिसको PTI कहते हैं, वो कैसे इंतखाबी अमल में आजादाना, मुनसफाना और शफाफ तरीके से हिस्सा ले सकती है? तो मुझे तो लगता है कि जैसे कि एक फैसला हो चुका है, PTI को किसी भी सतह पर किसी भी किस्म का कोई रास्ता नहीं देना। सही, ठीक हो गया। दूसरी जानिब आपने अब ये तो नून लीग के हवाले से बात की, बिलावल भुट्टो ने भी अपनी कैंपेन के अंदर नून लीग को आड़े हाथों लिया हुआ है और बार बार वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर चौथी बार वजीर आजम बने तो वो इंतकाम की सियासत करेंगे और हर बंदे से इंतकाम लेंगे। ये जो इंतकाम की सियासत है और उसके बाद जो वो बार बार जो PTI के वोटर्स को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पॉइंट के ऊपर इस कैंपेन के इस पार्ट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये वजाहत ले लें कि PTI का वोटर जो है ना, वो या तो वोट देगा PTI को या फिर वो घर बैठेगा। वो ना नून लीग को वोट देगा ना बिलावल साहब को वोट देगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब को भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता जो है वो इलेक्शन के जरिए नहीं आता, वो एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी के साथ आता है।
तो वो बुनियादी तौर पे पैगाम बार बार एस्टैब्लिशमेंट को ये दे रहे हैं कि आप नवाज शरीफ पे ज्यादा इन्हिसार ना करें, मैं नवाज शरीफ से ज्यादा लॉयल और ज्यादा वफादार रहूंगा आपके निजाम का। तो वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट की तरफ पैगाम देते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो एक खामोश सफारतकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम 60, 65, 70 सीटें जीत जाएं और उसके बाद आजाद अरकान हमारे साथ शामिल हो जाएं और दीगर जमातों के साथ मिलकर हम इस्लामाबाद में हुकूमत बना सकते हैं, तो वो अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए अभी कोई बड़ी स्पेस नहीं है। देखिए, उन्होंने तो अपने उम्मीदवार भी पूरे तरीके से खड़े नहीं किए हैं। पूरे लाहौर में इस वक्त सिर्फ एक सीट के ऊपर जिसमें बिलावल मुकाबला कर रहे हैं आपको पीपल्स पार्टी नजर आती है, बाकी जगह पर तो उनकी कोई पोजीशन ही नहीं है। इसी तरह से मुल्तान में गिलानी खानदान है और रहीम खां में मखदूम अहमद महमूद साहब का फैमिली है और यहाँ पे कमरुज़्ज़मा कायरा है या सरगोदा में अफजल चंद साहब हैं। इसके अलावा कौन है मुझे बताइए पीपल्स पार्टी का पॉपुलर लीडर जो पंजाब में आपको नजर आ रहा है? तो बिलावल साहब की अच्छी कोशिश है कि वो पंजाब में पार्टी को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन ये 2024 के इंतखाब में पंजाब से उन्हें कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मिल सकेगा। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे की दोबारा बात की है। कल सैयद यूसुफ रजा गिलानी उनकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि सूबा बना लें, बाकी मसाइल मामलात बाद में हल कर लेंगे। और वसीम अकरम प्लस जो थे पिछली हुकूमत के, पता नहीं वैसे वो हैं कहाँ, उस्मान बुज़दार साहब को पता है? 3 साल 3.5 साल वज़ीर आला रहे हमारे, पता नहीं है कि हैं कहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब। उन्होंने भी कुछ हमें याद है वहाँ पे सूबा जनूबी सूबा पंजाब के लिए एक वहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी बनवाया था और कुछ उन्होंने भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये नारा दोबारा से उठा है जी साउथ पंजाब की आवाम के लिए, लोग चाहते भी हैं। इस पे क्या टेक है आपका, ये हो पाएगा? पहली बात तो ये है कि जी पहली बात ये है कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो साउथ पंजाब या जनूबी पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये नए सूबे का नारा जो है ना लगाया जाता है और हर दफा पीपल्स पार्टी कार्ड खेलती है। फिर आपको याद होगा कि अपना सराइकी सूबे के मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे की बात हुई, पीएमएलएन ने उसको सपोर्ट किया लेकिन पीएमएलएन ने भी कभी कुछ काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी भी अमली तौर पे कोई काम नहीं कर सकी। पीटीआई ने भी कहा कि शाह महमूद साहब ने भी अपनी कैंपेन इसी पे चलाई थी, आई रिमेंबर। जी, फिर उन्होंने एक इंतजामी सूबा तो बना दिया, एक तकसीम तो पैदा कर दी, लेकिन वो भी कोई फंक्शनिंग में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं आ सकी। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इलेक्शन है इसके अंदर ये कोई बड़ा नारा बन सकेगा साउथ पंजाब वाला। असल में इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें तो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स है और जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में इक्तदार की रस्साकशी के खेल में आप साउथ पंजाब का मसला छोड़े, आम आदमी की जो बुनियादी मसाइल है वही फौकियत हासिल नहीं कर सके। ना बिलावल की गुफ्तगू है, ना नवाज शरीफ साहब के पास कोई एजेंडा है, पीटीआई कैंपेन चला नहीं रही, बाकी कोई और जमातें अगर आप सब पार्टियों के फिर आबिद भाई क्या करें? नहीं, फिर क्या करें? फिर हल सिर्फ जमात इस्लामी वो भी हाल जमात इस्लामी भी कर लें, लेकिन अगर वोटर उनकी तरफ जाएंगे तो तब बात है ना। अभी तो वोटरों को हमने तकसीम करके रख दिया है बड़े बुरे तरीके से। और ये जो मैं आपको पहले बताऊं कि असल में पाकिस्तान में अब वोटरों के पास भी चॉइस नहीं है हुकूमत बनाने की, हुकूमतें बनाने का खेल कहीं और खेला जाता है। ये तो इंतखाबात का एक दरबार सजाया जाता है जिसके जरिए अपने जो एजेंडे होते हैं उनको हमने बालादस्त करना होता है। अवाम की राय की यहाँ पे ना कोई अहमियत है और ना सियासी जमातें अवाम के मसाइल पे कोई तवज्जो देती है। अनफॉर्चुनेटली ये सियासी जमातें अवाम के मसाइल पे जो तवज्जो भी नहीं देती। इन द एंड आईपीपी के हवाले से कमेंट करें, अलीम खान साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो बाद में हमारी इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे जीतने के बाद। जी देखिए ना, जिस तरह से किसी के कहने के ऊपर आईपीपी के साथ पीएमएलएन की जबरी शादी हुई है, तो अगर इसी तरह की जबरी शादी आजाद उम्मीदवारों के साथ भी होनी है और किसी ने उनकी गोद में आजाद उम्मीदवारों को डालना है तो माशाल्लाह पाकिस्तान का सियासी और जमहूरी मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। मतलब इस दफा भी जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल 2018 की तरह, जैसे पहले वो तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीदवार लाते थे, अब वो शायद नून लीग के लिए ला रहे हों, ये आप कह रहे हैं। ठीक है आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी तारीख ऐसे तल्ख हकाइक से भरी पड़ी है और ये कहते हुए हमें शर्मिंदगी भी होती है कि हम अपनी सियासी तारीख और हमारी इस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बुरी से बुरी जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस हों और आवाम की मंशा सामने आए, हमारी तवक्कुआत के बरक्स हो जो हम बातें कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज फैरा फैज आपको मिलवा रही हैं एनसीए के उन तलबा से जिन्होंने सोलर बोट और मड मोटर क्रूज बाइक बनाकर सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, सोलर की तरफ चीज़ें शिफ्ट कर रही हैं। ये कितनी सिग्निफिकेंट है इसकी मौजूदा दौर के अंदर, सेगमेंट में आपको दिखाते हैं।
नाज़रीन, जिंदगी का दारोमदार जो है वो ज़रूरियात पर होता है। जिस तरह वक्त के साथ साथ जिंदगी नए मोड़ लेती है, उसी तरह वक्त के साथ साथ ज़रूरियात में भी इजाफा होता चला जाता है। एक तरफ जहां महंगाई आसमान से बातें कर रही है, वहीं पर इसका हल तलाश किया है एनसीए के स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने इजाद की है इलेक्ट्रिक बाइक और सोलर बोर्ड। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस नई इन्वेंशन को। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ फातिमा इकबाल मौजूद हैं, जिन्होंने ये सोलर बोर्ड जो है इसको तैयार किया है। तो अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक इलेक्ट्रिक। फातिमा, मैंने सोलर कार्स देखी हैं, लेकिन इतनी मुनफरिद इन्वेंशन जो है, ये ख्याल कैसे आया आपको? मुझे जनरली बोर्ड डिज़ाइनिंग बहुत इंट्रीग करती है और अच्छा। वैसे मेरे बाबा मेरीन इंजीनियर हैं, तो उस लिहाज से मुझे इस Okay. प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प हो गई थी। मेन एक जो वजह ये थी कि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत आई कैचिंग किस्म की बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। पाकिस्तान में हमें इस तरह का देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे मेनली लकड़ी की बोट्स होती हैं, पैडल बोट्स वगैरह। इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया था कि मैं एक बोर्ड डिज़ाइनिंग पे काम करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, बड़ा डिफरेंट वैसे आपका प्रोजेक्ट है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इसमें आपको कितना टाइम लगा था इसको तैयार करने में? साल का प्रोसेस था। कितने लोगों ने आपकी मदद की इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में? समझे कि पूरी फैमिली ही इसको मतलब मैन्युफैक्चर पूरी करती है, बहुत फैमिली ज़्यादा। इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट के जी, अंदर? बिल्कुल, इस तरह जबरदस्त। अच्छा, अब मेरा ख्याल है हम बोर्ड के ऊपर जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो चलें, फ्रंट डेक की अगर हम बात करें तो मुझे उसके बारे में बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। फ्रंट डेक का मेन पर्पस इस बोट में ये है कि उसमें क्लीट्स लगी हुई हैं और ठीक है। वो आप यूज़ कर सकते हो हार्डवेयर पे बोट डॉक करने के लिए। ठीक है। और उसके लिए साइड पे ग्रिल लगी हुई है ताकि एक सेफ्टी मेजर के तौर पे कि आप पानी में गिर ना जाएं, तो साइड से आप ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इस कंपार्टमेंट में ये जो एक स्पेस है, ये किस पर्पस के लिए आपने बनाई है? इसका मेन मैंने यही रखा था कि अगर मौसम ख़राब हो रहा है या फिर आपने वैसे रेस्ट वगैरह करनी है तो आप इस जगह पे जा सकते हैं अंदर। और यहाँ पे टॉयलेट की भी प्रोविज़न है और अंदर एक इमरजेंसी एग्जिट भी है कि अगर दरवाज़ा स्टक हो गया और आपने बोट इवैक्यूएट करनी है तो फिर आप वहाँ से आ सकते हैं। अगर इसके कंट्रोल पैनल की बात करें, इसमें मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें हैं, और जो ऊपर मुझे मीटर्स नज़र आ रहे हैं वो किस किस पर्पस के लिए हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो स्टीयरिंग लगा हुआ है, ये पावर स्टीयरिंग है। ठीक है। यहाँ पे इसका गियर लगा हुआ है, फ्रंट पे इसका स्पीडोमीटर और फ्यूल लेवल वगैरह आ रहे ठीक हैं। है। यहाँ पे नीचे बाकी कंट्रोल्स लगे हुए हैं जिनसे लाइटिंग वगैरह चलती है और पंप्स वगैरह ऑन ऑफ होते हैं। ठीक है। इधर इसकी जो विंड स्क्रीन है ये सेंटर से खुल जाती है और उसी से फ्रंट डेक की एक्सेस होती है। ठीक है। अच्छा, अगर इस स्पेस की मैं बात करूं तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है? जिस तरह गाड़ियों में डैशबोर्ड होते हैं उसी तरह यहाँ पे मैंने पैसेंजर सीट पे एक स्टोरेज बनाई हुई है। स्टोरेज बॉक्स है जी, बेसिकली। और इसको आप डस्टबिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना गन वगैरह एक जगह इकट्ठा करें। पानी में ना जी, पानी में ना फेंके, फेंकें। क्योंकि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और ये जो कंपार्टमेंट है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये टेबल टॉप है और अगर हम इसको रिमूव करें तो नीचे एक सिंक फैसिलिटी है और जो नीचे वाली स्पेस है वो पेंट्री स्टोरेज है। और कौन कौन से हिडन फीचर्स मौजूद हैं? जो एक मेन फीचर है स्पोर्ट का वो इसके हल में है और वो ये कि इट्स अ डबल हल बोट। ठीक है। इसका एक आउटर हल है और अंदर पीयू फोम के बॉयंसी सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है। और उसके अंदर एक और हल है इस वाली साइड पे। उसका मेन एडवांटेज ये होता है कि अगर एक्सीडेंट होता है या कहीं ब्रेकेज वगैरह हो जाती है, कहीं होल हो जाता है, तो उस केस में बोट डूबेगी नहीं क्योंकि इंसुलेशन हुई है और अंदर एक और हल है। फिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक आप जैसे डब्बा सा देख सकते हैं, ये लाइव वेल है। ठीक है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि इसके अंदर पानी पंप करता रहता है जिससे आप जो मछली वगैरह पकड़े हैं वो जब तक आप वापस नहीं तो आप ताज़ा पानी से उसको निकालें। अरे ज़बरदस्त। पावर की बात करूं तो मेन पावर इस बोट को कहाँ से मिलती है? जो मेन इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो रही है वो इस पे आउटबोर्ड मोटर इंजन लगा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा ये जो साइड पे आप देख रहे हैं होल्स, ये असल में रूफ की अटैचमेंट है जिसके ऊपर मैंने सोलर पैनल्स की प्रोविजन दी हुई थी और उससे इसकी बैटरी चार्ज होती हैं। वो पीछे बैटरी बॉक्सेस हैं। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है इस बोट में? ये मैक्सिमम 6 लोगों की बोट के लिए बोट बनी हुई है। इसके ऊपर लागत कितनी आई है? क्योंकि ये भी फर्स्ट वेरिएंट था तो इस पे 60 लाख आई थी कॉस्ट विदाउट इंजन। ऑब्वियसली जब मैस प्रोडक्शन में जाएगा तो कॉस्ट कम हो हाँ जाएगी। जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ सहर रफीक मौजूद हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत सी स्पोर्टी लुक की इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो इन्वेंट की है। इनसे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बड़ी स्पोर्टी और बड़ी ज़बरदस्त बाइक आपने तैयार की है। Thank तो you. मुझे ये बताओ कि लड़कियों को तो वैसे इतना ज़्यादा बाइक्स का शौक नहीं होता, आपके अंदर ये शौक कैसे पैदा हुआ?
बेसिकली मेरे बाबा को भी इलेक्ट्रिक बाइक का शौक था और मुझे बाइक वैसे ही फैसिनेट करती थी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड के पास भी बाइक्स हैं, हेवी बाइक्स, लेकिन वो पेट्रोल बाइक्स हैं। तो मुझे ठीक था है। कि क्यों ना मैं कोई स्पोर्टी लुक में इलेक्ट्रिक बाइक बनाऊं। जबरदस्त। तो इस वजह से मैंने ये बाइक बनाई और दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक इन पाकिस्तान। ठीक है, और अगर इसकी मटेरियल की बात करें तो ये कौन सा मटेरियल है? बेसिकली मेरी टारगेट मार्केट के हिसाब से ये कार्बन फाइबर में बननी चाहिए थी, पर कार्बन फाइबर बहुत एक्सपेंसिव है कि मैं थीसिस में यूज करती। तो लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चर होगी असल में तो ये कार्बन फाइबर से ही बनेगी, क्योंकि ठीक है। मेरी टारगेट मार्केट लग्जरी थी। ठीक हो तो गया। बेसिकली बाद में मैंने जो मटेरियल सेलेक्ट किया वो फाइबर ग्लास था, चेसिस कवर के अलावा बाकी सारे मेटल के। अच्छा सर, मुझे ये बताओ कि इस बाइक में बैटरीज और जो मोटर है वो कहाँ पे आपने इंस्टॉल की है? बेसिकली ये मोटर जो है अभी तक पाकिस्तान में ये फर्स्ट बाइक है जिसमें मिड ड्राइव मोटर लगी है। अच्छा। अभी बाकी जो मतलब पाकिस्तान में बाइक्स हैं वो है हब मोटर। और इसकी कितनी पावर है? ये 2500 वॉट की है। ठीक है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर तक आ सकती थी, लेकिन हमने यहाँ की रोड्स के हिसाब से कम करवा के इसको 170 किलोमीटर पर आवर तक करवाया है। ठीक है। और इसकी जो चार्जर है वो 25 एम्पियर का है, जिससे ये 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। ठीक है। और 2 घंटे मतलब फुली चार्ज में ये 160 किलोमीटर मतलब माइलेज देती है। जबरदस्त। अच्छा, बैटरीज के बारे में मुझे बताओ, कितनी बैटरीज आपने इंस्टॉल की ओके, है इसमें? इसमें 9 बैटरीज हैं लिथियम आयन, ठीक है। और वो 48 वोल्ट एंड 100 एम्पियर्स की हैं। जबरदस्त। और इसमें क्रूज कंट्रोल भी है और रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है। इसकी बैटरीज जो हैं वो कितने साइकिल कंप्लीट करती हैं? 4 to 5 years। ठीक है। तो सर मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो कितना अरसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में? इसको 3 months लगे हैं। इसका एक मोल्ड जो है वो मैंने खुद बनाया है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त ये जो बाइक हमारे सामने खड़ी हुई है, क्या ये इसकी कंप्लीट लुक है 100% कंप्लीट है? नहीं, अभी 90% कंप्लीट है। क्या क्या होना बाकी है? अभी इसके साइड वाले पैनल्स रहते थे और फ्रंट वाला भी थोड़ा सा पार्ट रहता है इसका। इसके ऊपर कितनी लागत आई है? इस पे जो अभी तक मेरी कॉस्ट आई है वो 5 lakhs आई है, क्योंकि हमने कुछ पार्ट्स जो हैं वो यूज्ड मतलब लिए थे। आपने इसको मार्केट में लॉन्च करना है। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, वो कहा जाता है ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है, तो इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ और अपनी ज़रूरियात के साथ साथ नित नई इजादात जो है वो करता रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आईसीसी वनडे और टेस्ट टीम्स का ऐलान किया गया है। वनडे के कप्तान इंडियन कप्तान रोहित शर्मा है और टेस्ट टीम की कप्तानी पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उनको दी गई है। दोनों टीम्स में कोई भी पाकिस्तानी माशाल्लाह से शामिल नहीं है। ये वनडे टीम ऑफ द ईयर है। इसकी कप्तानी का एजाज़ हमने आपको बताया भारतीय बल्लेबाज और उनके कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया है। टीम में कप्तान समेत 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल आउट ऑफ 11 शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी के अलावा ट्रेविस हेड, डैरल मिचेल, मार्को जॉनसन और एडम जंपा को भी इसमें शामिल किया गया है। दैट्स ग्रेट। और टेस्ट टीम के जो कप्तान है वो पैट कमिंस होंगे, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, केन विलियमसन, जो रूट, डिमोथ करुणारत्ने भी इस टीम का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब रविंद्रा जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मिचेल स्टार्क और स्टीवर्ट ब्रॉड भी इस टीम में शामिल है। तगड़ी टीम है वैसे, लेकिन आई थिंक बाबर आजम वाज सपोज्ड टू बी देयर। मुझे ऐसा लगता है कोई एक पाकिस्तानी प्लेयर तो होना चाहिए था। करंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन बाबर आजम ने भी रिसेंटली कल जो उन्होंने आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग कि जिस तरह उन्होंने कल मैच जिताया है तो बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं भाई, और बाबर आजम को होना चाहिए था बट नहीं है। ओके, तो हमने आपको बताया कि इस वक्त ये टीम का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट को वैसे सीरियस तौर पे अपने कंटेंट के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपने कंडक्ट के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इतनी अच्छे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स होने के बावजूद भी कोई हमारा प्लेयर जो है वो बैनुल अक़वामी टीम में जगह नहीं बना सकता अनफॉर्चुनेटली। और ये सिर्फ जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है या रद्दोबदल है मैनेजमेंट के अंदर, टीम्स के अंदर, उसकी वजह से पूरी जो टीम है और पूरे फैंस जो हैं इस टीम को लेकर या इस स्पोर्ट को लेकर वो डिस्टर्ब होते हैं अनफॉर्चुनेटली। हमने सोचा आपको बताया जाए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक एक्सप्रेसो हीरो से जिन्होंने अमेरिका में पाकिस्तानी परचम बुलंद किया है। इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट सेंटर ओलंपियाड्स के मुकाबलों में 22 ममालिक ने हिस्सा लिया था और उन मुकाबलों में फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और नेचुरल साइंसेस के जो मुकाबले हैं वो शामिल थे। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने जी अपनी गैर मामूली तालीमी सलाहियतों का मुजाहिरा किया।
13 मेडल्स अपने नाम किए, जिनमें 2 गोल्ड मेडल थे, 3 सिल्वर थे और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इन तालिबा में जी 2 ऐसे थे जिन्होंने एब्सोल्यूट विनर्स का एजाज भी अपने नाम किया। इनमें से एक जो स्टूडेंट है मोहम्मद जैन सिद्दीक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जैन सिद्दीक ने एब्सोल्यूट विनर का जो एजाज है ये तो अपने नाम किया, लेकिन साथ साथ इनको एप्पल का एक आईपैड भी मिला। ये एप्पल का आईपैड इनको मिला, लेकिन ये किस मशहूर शख्सियत के ज़ेरे इस्तेमाल था और इसके पीछे क्या कहानी है, इस पे भी आज हमने जैन से बात करनी है। तो हम वेलकम करते हैं मोहम्मद जैन सिद्दीक का। जैन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मेरा नाम सही बोला। आपका नाम सही बोला? हाँ। लोग अच्छा, सिद्दीकी आप बोलते सही नहीं होंगे ना? बोलते? ओहो, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। लकीली इट वाज इन उर्दू सो दैट्स व्हाई। जैन कैसे हो? सही। कैसा फील हो रहा है? अच्छा, गोल्ड मेडल लेके? वेरी बहुत नाइस। कमाल कर रहा है, अंदर से घूमता भी है। प्लान के साथ गए थे आप गोल्ड मेडल लेने या वैसे ही हो गया? 50-50 50-50 प्लान भी था और वैसे भी हो गया? मतलब कि मौज मस्ती प्राइमरी थी, अच्छा, पढ़ाई सेकेंडरी थी। ये इतने फन लविंग टाइप के आदमी हैं जैन साहब। ये कह रहे थे मुझसे सीरियस सवाल ज्यादा नहीं करने, मुझे लाइट क्वेश्चंस पसंद है, और अभी भी उसी मूड में, और फिर गोल्ड मेडल लेके आएगी। दोनों चीजें साथ हो सकती हैं? हमें तो लगता है जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं बड़े सीरियस होते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा वो आप आगे इसमें ऐसा नहीं मतलब है। आप फन लविंग हो, आप ज्यादा सीरियस नहीं हो। हाँ नहीं, थोड़ा सा हमें कॉन्टेस्ट के बारे में बताओ जैन, क्या था ये कॉन्टेस्ट, किस किस्म के लोग थे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनलिटी के लोग थे, 20+ कंट्रीज थी। अच्छा। USA, मैक्सिको, वियतनाम, कंबोडिया और भी बहुत सी कंट्रीज थी। ठीक है। तो इसमें पेपर हमें दिया था फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का, उसमें 25 सवाल थे। अच्छा। और ये डेढ़ घंटे का पेपर था। शॉर्ट आंसर्स थे या एमसीक्यूज थे? 20 MCQs थे और 5 न्यूमेरिकल्स थे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स भी थे। ठीक है। तो कोई टाइम लाइन भी थी, कितने टाइम में सॉल्व करना? हाँ, 1.5 घंटा। ठीक है। कितना टाइम लिया आपने? हाँ, पूरा 1.5 घंटा लिया था। पूरा 1.5 घंटा? हाँ, और साथ में ना उन्होंने पहले कहा था कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अच्छा। मगर जब मैं सवाल कर रहा था, ठीक है, उन्होंने कहा अब कैलकुलेटर अलाउ है। पता नहीं क्या मतलब था उसका। तो एंड पे आकर ना मेरे पास कैलकुलेटर था ही नहीं, तो मैं कर नहीं पा रहा था सही से। अच्छा। तो फिर एक बहुत ही अच्छा शख्स था मोल्डोवा का, उसका नाम था गैब्रियल। अच्छा। उसने हमें कैलकुलेटर मुझे दे दिया, वाओ। ठीक है, कि वो कर ले। अब मजे की बात है, अगर वो कैलकुलेटर ना देता ना तो मैं फर्स्ट भी ना आता। अच्छा। और जो सेकंड आया है वो उसका दोस्त है मोल्डोवा से। अच्छा। नाइस। मतलब कि उसकी वजह से उसका 2 सेकंड आया है। वाओ। अच्छा, तो ये बताएं, ये जो क्वेश्चंस थे, आपने तैयारी इनकी पता थी कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसी तैयारी की थी, और जब पेपर आया तो जब आपने सबमिट करा दिया, आपको यकीन था कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया और इसके बाद आप ये फर्स्ट पोजीशन लोगे? सबसे पहले जब मैंने पेपर किया था ना मैंने, ठीक है, तो बच्चे करते नहीं हैं कि आंसर डिस्कस करते हैं। हाँ। तो मैं देख रहा हूँ मेरे सारे आंसर अलग आ रहे हैं। अच्छा, सारे अलग आ रहे थे? अलग आ रहे थे। बाकी बच्चों के से? साथ होता है। मेरे इतने अलग आए थे, मैं सही हुआ है अच्छा बुरा हुआ है। अच्छा, हमारे केस में अगर अलग आए ना तो उनके ही ठीक होते हैं। आपके केस में आपके ठीक थे। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा। हाँ, फिर डर गए थे? डर तो गया था। मामा ने कहा जैन कहीं सारा पेपर करके तो नहीं ले आए? अम्मी ने कहा था। ठीक है। तो और इसके अलावा कोई और सवाल? अच्छा, अब ये जरा हमें एब्सोल्यूट विनर वाली कहानी बताएं ना, कि आपको लग रहा था कि आप विनर नहीं है, फिर आपको ये आईपैड मिला, ये आईपैड कोई और इस्तेमाल कर रहा था, कौन इस्तेमाल कर रहा था, जरा स्टोरी हमारे देखने वालों को हुआ ये बताओ। था कि सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किए थे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ठीक है, उसका नाम नहीं आया। मैं था कि चलो सिल्वर आ जाए, अच्छी बात है, उसे में नाम नहीं आया। अच्छा। अब मेरे अलावा ना पाकिस्तान में से एक और बच्चा था जिसका कोई मेडल नहीं आया हुआ था। तो मैं था कि कहते हैं कि गोल्ड मेडल लेने का चांस 50-50 है। अच्छा। तो मुझे मेडल मिल गया। तो जब मिला था ना फर्स्ट प्राइज के मुझे, वो था ऑकुलस क्वेस्ट 2 था, ठीक है, वो VR है, बेसिकली ऐसा लगता है गेम के अंदर हो। ओके। मगर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। ओके। शायद उसका पुराना मॉडल है, मगर उसका मेरे पास वो पड़ा हुआ है। तो मैंने दोस्तों से पूछा था कि दोस्तों ने कहा था कि पहला प्राइस तो आईपैड नहीं है। तो मैंने सर्च किया था, वो सही कह रहे थे। फिर आईपैड मुझे मिला था एयरपोर्ट पे जाकर। अच्छा। और ये आईपैड था, उनका एक हेड है कहते हैं जिसने कंपटीशन कराया ना, उसका नाम था बॉस।
ठीक है, ठीक है। इसने ये कॉन्टेस्ट कराया था। हाँ। ठीक है, उसने मुझे अपना आईपैड दिया है, ओके। Wow, तो nice. बड़ा प्रेस्टीजियस आईपैड है। तो ये उनका आईपैड है, इसमें से कुछ उनका डेटा तो नहीं है, आप उन्होंने वॉश करके दिया था ना? हाँ, पता लगे कोई आप उनका, अच्छा ठीक है, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट बाय द वे। अच्छा ये भी बताइए आपकी दिलचस्पी कैसे सब्जेक्ट्स के अंदर हुई है? यूजुअली तो लोग कहते हैं बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, आप भी मुझे उस तरह की ड्राई पर्सनैलिटी लग नहीं रहे हो, तो इसमें कैसे इंटरेस्ट हो गया ये न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स एंड ऑल? थोड़ा ड्राई नहीं क्योंकि लगता? फिजिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ फिजिक्स में बहुत से पार्ट्स हैं, ठीक है, और कुछ तो बेशक ड्राई ही हैं। जैसे आपके थर्मल फिजिक्स है, ठीक है, वो टेम्परेचर बीमार कोई है, पता नहीं, बहुत ही कोई बोरिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? इसमें इंटरेस्टिंग है स्पेस फिजिक्स, ठीक है, कि मार्स है, जुपिटर है, ठीक है, ग्रेविटी आ रही है, एक टाइम पर हजारों चीजें हो रही हैं, ठीक है, ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो आगे क्या प्लान है, क्या करना है? फिजिक्स में कुछ आगे करना है, एस्ट्रोनॉमी मेरे में ख्याल कुछ करना से है? फिजिक्स में अगर होगा देखा जाएगा, ठीक है, मगर मैं शायद कंप्यूटर साइंस की तरफ लीन करूँ। अच्छा अच्छा ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी है, ये किताबों में ही पढ़ना पसंद है या वैसे भी यू लाइक टू ऑब्जर्व, देखना अच्छा लगता है, या सर्च करते रहते हो, यू गेट इनटू यू नो डिग करना सबसे चीजों पहले को? किताबों से नींद आती है, ठीक है, किताबों से नींद आती है ना, ये सबको आनी चाहिए। पता है, आनी चाहिए बिल्कुल। तो मैं वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, उन्होंने वीडियोस देखता हूँ तो इंटरेस्टिंग लगती हैं चीजें। ओके, एक इतना पढ़ाकू बच्चा जिसने मेडल लिया हो, जिसने इतना पढ़ा हो, और वो कह रहा है कि किताबों हैरान हो रहा है इस बात से, पे और कि वो मैं पढ़ाकू कहते हैं नहीं किताबों से नींद आती है, मतलब सोचे हमारा क्या हाल होता होगा। वैसे आई डोंट थिंक सो कि जैन ने बहुत पढ़ा होगा, मुझे लगता है इज इंटेलिजेंट इनफ। शौक की बात है ना? हाँ, सबसे दिलचस्प क्या लगता है इस गैलेक्सी के अंदर, हमारी जो गैलेक्सी है या ओवरऑल दैट यू सबसे ज्यादा जिस बारे में सोचते हो कि यार ये क्या है, ये क्यों है? बेसिकली सोच बड़ी अजीब सी है कि अगर ये जो दुनिया बनाई है, ठीक है, वो परफेक्ट बनी गई है, ठीक है, अगर इसका एक चीज़ डाल दो तो क्या कहते हैं, कैमरा टूट पड़ेगी, ऐसे कैमरा टूट पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर सन को निकाल दो 5 सेकंड अगर सन ना रहे तो पूरी हमारा पूरा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हाँ, मतलब कि इतनी छोटी चीज़ के लिए इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। वाओ, मतलब कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात लगती है कि कैसे हो सकता है। इतना बड़ा ये सेटअप है, लेकिन अगर एक छोटी सी चीज डिसऑर्डर हो जाए, सब चीजें अपने ऑर्डर में चल रही हैं, जैसे ये तो कुरान पाक में हर चीज ऑर्डर पे चल रही है, अगर थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाए उसका तो वो चीज डिस्टर्ब हो सकती है। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी मदर को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, जिनकी भी जो कंट्रीब्यूशन है, और आपकी उस नेचर को जो आप मजे मजे में पढ़ते रहे। आखिर में कुछ आप कहना चाहोगे? आपके हो सकता है दोस्त देख रहे हो या बाद में रिकॉर्डिंग उनको दिखाना कि मैंने आपके लिए कहा था। हाँ, ठीक है। You have something in your pocket, you want to get it out? कुछ क्या है ये? स्किल है इनका ये। ठीक है, यहाँ पे टैलेंट शो पे दिखाया था, ठीक है, मैंने ये। ओके, ये जरा हमें दिखाए ना, थोड़ा सा अपना मुजाहिरा तो करके दिखाएं। ठीक है, आप वो कर लेंगे। इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली सेटल कर देंगे I'm आप। bad at it. कमला आप कर सकती हैं? I'm bad at it. दिखाओ, I'll try, मैं ट्राई करती हूँ। ये देखें जी, हमने इसको बहुत खराब कर दिया है, अब आप इसको देखें। चलें जी। चलें, दिस इज योर्स। Zain lost his mic by the way, मैं भी देख रहा हूँ। It's okay, it's okay. हाँ जी, चलें। चले चले। 1 2 3 4. वाओ Oh, वाओ वाओ वाओ। ओके, Zain is in Look trouble. at देखना it. होगा क्या Zain ये कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। यार स्पीड कितनी है इनकी। Oh my God. गुड, वेरी Brilliant, नाइस, brilliant, brilliant, वेरी brilliant. नाइस। ये देखो, बहुत जबरदस्त Zain, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। टाइम हमारा खत्म हो गया, प्लीज हैव अ सीट। 15 सेकंड का है, ओके, हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप मिले जी जैन सिद्दीक से, बहुत टैलेंटेड पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट जो कि जीत के आए, और हमें इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है पाकिस्तान के जो बच्चे देख रहे हैं वो भी जैन के नक्शे कदम पे चलेंगे और मजीद इंप्रूव करेंगे, खुद को पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाए जाने वाले इस दिन का इस साल का थीम लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस है, और तालीम हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसके लिए ज़रूरी है, उसका बुनियादी हक है जो किसी भी कौम या माशरे के लिए तरक्की की ज़ामिन होती है। पाकिस्तान का शुमार इस वक्त उन ममालिक में होता है जहाँ खुराक, सेहत और तालीम जैसी जो बुनियादी सहूलियात हैं या बुनियादी शोबे हैं, ये एक बेबसी की, लाचारी की तस्वीर बने नज़र आते हैं।
हम अगर 4 साल कबल के आदाद शुमार देखें तो उसके मुताबिक मुल्क में स्कूल जाने से सिर्फ महरूम रह जाने वाले बच्चों की जो तादाद है वो 1.5 करोड़ के लगभग थी, और ये 4 साल पहले के स्टैट्स हैं। इसमें कितना इजाफा हो गया होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी जानिब जो वफाकी वजारत तालीम है, इसका एक ज़ैली इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की, जो यूनेस्को के ताउन से तैयार की गई हालिया रिपोर्ट है, उसमें यह तादाद 2 करोड़ 62 लाख बताई जाती है, यानी कि 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे पाकिस्तान में स्कूल ही नहीं जा रहे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 76 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 3.6 मिलियन 36 लाख, जबकि बलूचिस्तान में 31 लाख और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 80,000 बच्चा है जो स्कूल जाने से महरूम है। इसी तरह हम अगर दीगर चैलेंजेस की बात करें तो कोविड-19 समेत दीगर कई चैलेंजेस के बावजूद 2017 से लेकर 2022 तक जो तालीमी इदारे हैं, यहाँ बच्चों के इंदराज में 12.28 मिलियन इजाफा हुआ, और इसके साथ साथ 2017 में जो तालीमी इदारे हैं इसमें बच्चों की तादाद 28.69 मिलियन थी, जबकि इसी तरह ये तादाद 2022 में 40.97 मिलियन हो गई। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की जो शरह है ये 44% से कम होकर 39% रह गई है, यानी कि इसमें इजाफा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन आ रहा है दूसरी जानिब, और तालीम जारी रखने की शरह जो है इसमें इजाफे के साथ साथ 77% तक इसमें जो टोटल रीच है वो पहुंची। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का ये भी कहना है कि जो पीने का साफ पानी है, टॉयलेट है, 4 दीवारी है और बिजली की सहूलियात हैं, इसमें भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। क्लासरूम में बच्चों की तादाद का आलमी मेयार हासिल करने का सफर जारी है, लेकिन ओवरऑल एक चैलेंजिंग सूरत हाल है पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, क्लासरूम में जो आलमी मेयार के मुताबिक 30% बच्चे जो हैं वो फी क्लास 30 बच्चे फी क्लास होने चाहिए, इसके असूल के लिए कोशिश की जा रही है। 21-22 में एक क्लास में बच्चों की शरह 39% से कम होकर 37% तक रह गई है। ये सूरत हाल जी वफाकी और सूबाई हुकूमतों बिलखसूस इन सियासी जमातों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जो तालीम आम करने का नारा लगाती हैं, और बाज माजी में कौम के जो गरीब नौनिहालों को बेफैज छोड़कर रुखसत हुई हैं। ये आम इंतखाबात जो आने वाले हैं 8 फरवरी को होने वाले हैं, इस सूरत हाल का इदराक करते हुए जिम्मेदारी बड़े एहसन तरीके से निभानी होगी कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत है वो ये सोचे, और ये कितना बड़ा एक अलार्मिंग फैक्टर है कि जो बच्चे हैं अब दिन ब दिन बढ़ रहे हैं जो स्कूल से महरूम हैं और जिनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही। इसी पे हमने आज बात करनी है। जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। डॉक्टर आदिल हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, डीन मेडिकल कॉलेज है आगा खान यूनिवर्सिटी के, और ये एलुमनाई भी हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं, तो एज ए फॉर्मर स्टूडेंट भी और एज ए लीडर भी अब इस इंस्टीट्यूशन के हमें बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं, और आगा खान यूनिवर्सिटी के हवाले से पता ही बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदिल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स एन ऑनर कि आज आप हमारे शो का हिस्सा बने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस दिन के हवाले से ज़रूर चाहेंगे आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें कि आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है दुनिया भर में, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो बेसिक तालीम से उस तरह से फैज़याब नहीं हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमला और इमरान, आप लोगों का मुझे शो पर लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है 24 जनवरी, और जो इस साल का जो थीम है वो थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। और आइडिया इसके पीछे ये है कि आजकल दुनिया में जो डिविजन्स हैं, एक दूसरे से लोग इत्तेफाक नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको कम करने के लिए अगर आप बच्चों को जब स्कूल में होते हैं उसमें उनको सिखाएं कि प्लूरलिज्म क्या चीज़ होती है, मिलके काम करने से क्या फ़ायदे होते हैं, हर आदमी की रिस्पेक्ट, हर औरत की रिस्पेक्ट किस तरह से की जाती है, तो बच्चों का जो कैरेक्टर उस वक्त डेवलप होता है वो आगे बढ़ के दुनिया को बहुत ज़्यादा पीस दे सकती है, यानी अमन दे सकती है। अब देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में ये और कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं, यानी 5 से 16 साल की उम्र के बीच में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली स्कूल में नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल सही स्टेटिस्टिक्स दी हैं। मगर देखें, आज इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, तो हाउ अबाउट आपका जो शो है ये इतना अपबीट और पॉजिटिव यूजुअली होता है, तो हम अगर आप चाहें तो कुछ पॉजिटिव बात भी कर सकते हैं, क्योंकि I gotta tell you कि पाकिस्तान में देखिए इतने सारे मसाइल हैं, मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही। आपके पास जबरदस्त यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग में आपकी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, आपके पास लाहौर में, आप लाहौर से मेरे ख्याल से हैं इस वक्त, तो लफ्ज आपके पास जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, वहाँ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज इनक्रेडिबल काम कर रही है। इसी तरह से कराची में we're very grateful, कराची में बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA बहुत मशहूर है,
उसके बाद फिर बहुत सारे और दीगर अस्पताल वगैरह यहाँ मशहूर हैं। डाउ मेडिकल कॉलेज जबरदस्त है, सिंध मेडिकल कॉलेज, जियाउद्दीन, ऑल दीस, और ऑफ कोर्स मैं आगा खान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूँ। और आगा खान का जो इंटरनेशनल रैंकिंग है इस वक्त, वी आर सो ग्रेटफुल कि अभी रिसेंटली जो एक शंघाई रैंकिंग आई थी उसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड फॉर क्लिनिकल मेडिसिन, उसमें आपका यूनिवर्सिटी शामिल होता है। Brilliant. तो एक तरफ मसले तो हैं ही, मगर एट द हायर लेवल आप पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, और वो जब टैलेंट को मौका मिलता है ना तो फिर वो आगा खान यूनिवर्सिटी जैसी चीजें बनाती है। अच्छा, और इंडीड डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें फख्र भी है इन इदारों के ऊपर, और तभी आप जैसे जो लोग हैं वो भी सामने आते हैं, हमारे अपने इदारों के पड़े हुए। तरजीहात का मसला है यहाँ पे, वसाइल का मसला है, या फिर नेचुरली क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वसाइल उस तरह से ग्रो नहीं किए, हम उस तरह से प्लान नहीं कर पाए चीज़ों को। बुनियादी तौर पे इशू है क्या कि हम उसको अगर एड्रेस कर लें तो आई थिंक इट विल नॉट टेक लॉन्ग कि हम इन बच्चों को स्कूल भेज पाएँ और इस चीज़ के ऊपर काबू पा लें। आपके ख्याल में बेसिकली इशू कहाँ लाई कर रहा है? देखिए, आई थिंक यू नो, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा है, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी। यानी हमारे पास इतना टैलेंट है माशाल्लाह और अपॉर्चुनिटीज कम है। अभी आप आगा खान में देखें, हमारा जो मेडिकल कॉलेज का प्रोग्राम है इसमें तकरीबन 8000 बच्चे अप्लाई करते हैं, और उसमें सिर्फ हमारे पास 100 सीटें, 40 साल से हमने सिर्फ 100 सीटें रखी हैं। और उसमें देखिए कितने ज़हीन बच्चे होंगे जो जिनको वो 100 सीटें मिलती हैं, उन 100 बच्चों में से पूरे पाकिस्तान से वो आते हैं। और उसके बाद देखें जो इम्पैक्ट किया गया है यूनिवर्सिटी से आगा खान के थ्रू, वो बहुत इनक्रेडिबल है। स्कूल ऑफ नर्सिंग से इम्पैक्ट हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट से इम्पैक्ट हुआ है, और ऑफ कोर्स मेडिकल कॉलेज से, खास तौर से जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उससे इम्पैक्ट हुआ है। देखिए, पाकिस्तान में ना एजुकेशन की क्वालिटी को बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम आगा खान से चले, आगा खान में बहुत लोग अप्लाई करते हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, मगर पाकिस्तान में 100 से ज्यादा और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। और हम लोग ये करते हैं आगा खान में कि बजाय कि सारे जितना हमारे पास नॉलेज है वो सिर्फ अपने तक ही रखें, हम क्या करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं हर साल, और हम कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के थ्रू पूरे पाकिस्तान में अपने एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे कोविड हुआ ना, तो तकरीबन कोविड से पहले हम लोग ये जो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन यानी दूसरे डॉक्टरों की तालीम के लिए जो हम काम करते थे, उसमें 3-4 हज़ार लोगों को हम सपोर्ट करते थे। अच्छा। अभी कोविड के बाद माशाल्लाह से हम लोग तकरीबन 100,000 डॉक्टर्स को अक्रॉस पाकिस्तान जो है ट्रेनिंग देते हैं, अक्रॉस पाकिस्तान, और वो सारा ऑनलाइन के थ्रू होता है। तो देखिए, अभी जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हर शोबे में देखना है कि किस तरह से हम ये आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इट डजंट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इसमें बहुत कोई खर्चा नहीं होता। इसमें बहुत सारे डॉक्टर खुद ही हमारे पास आते हैं कि जी आप ये हमने ट्रेनिंग करनी, फॉर एग्जांपल हमने ट्रेनिंग करनी है कि जी आजकल जो लंग्स हैं उसके ऊपर बड़े मसले हो रहे हैं, तो उसके सबसे अच्छे नए तरीके उसको यू नो ट्रीटमेंट के क्या होंगे, एजमा के, ये इस तरह की चीजों के क्या ट्रीटमेंट होंगे, डायबिटीज के नए से नए क्या तरीके होंगे, उसके फिर हम कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार करते हैं, वो सारा हम ऑनलाइन करते हैं, वेरी लो कॉस्ट बट इनक्रेडिबल इम्पैक्ट। तो इस तरह की चीजें जो ना बार बार कर सकते हैं और सब मिलके कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं। जो ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड ऑब्वियसली हम जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे काबिल लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलती हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, बट उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो बाहर जाएं, और जो ब्रेन ड्रेन वाला मामला है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पाकिस्तान के अंदर। इन द एंड इस पर कॉमेंट कीजिएगा, और आज के दिन के हवाले से ऑब्वियसली क्या हमारी हुकूमतों को करने की ज़रूरत है इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए? अच्छा, देखिए, अभी रिसेंटली एक इसी के ऊपर बड़ा सेमिनार हो रहा था, और एक हमारे जो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ सर्जन ऑफ पाकिस्तान है, उसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर खालिद मसूद गोंडल, वो पहले किंग एडवर्ड के वीसी होते, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक टर्म कॉइन किया, उसका नाम है ब्रेन गेन। देखिए क्या होता है कि ठीक है लोग बाहर जाते हैं, मगर मेरे भी अगर आप देखें तो मैंने आगा खान से पढ़ा, आगा खान के बाद फिर मुझे मौका मिला, मैंने 20 साल अमेरिका में काम किया, हार्वर्ड में और हॉपकिंस में, और फिर उसके बाद वापस पाकिस्तान आया, बहुत सारी चीजें सीख के मैं वापस आया। तो अगर हम इस तरह के तरीके बनाएं कि ठीक है जो हमारे टॉप स्टूडेंट्स हैं हम उनको जाके दुनिया देखने दें, मगर इस तरह का सिस्टम बनाएं कि ताकि वो खुद से वापस आना चाहें और फिर आगे कौम की खिदमत करें, तो बहुत जबरदस्त आगे बढ़ सकते हैं। ना इसके अलावा पाकिस्तान में कमी नहीं है वैसे बाय द वे ट्रेनिंग की, ऑफ कोर्स बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है ट्रेनिंग में। अभी जैसे ये मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ सर्जन्स की बात कर रहा था, अगर आप इसके आउटकम्स देखेंगे दुनिया में जो हमारे पास स्पेशलिस्ट बनते हैं, यानी स्मेल डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, दिल का डॉक्टर, लिवर का डॉक्टर, इन चीजों का जो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट
जिनके पीछे FCPS का नाम होता है, अगर आप वो देखें, वो दुनिया में कहीं से भी टक्कर कर सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दे आर सो फैंटास्टिक। और आखान में भी हम तकरीबन हर साल 170 के करीब हम स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। 600-700 स्पेशलिस्ट आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त ट्रेन हो रहे हैं, और वो फिर पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। आप अगर लाहौर में हैं तो आपके जो लाहौर में दीगर अस्पताल हैं, आप वहां जाएं, आप जरूर आखान का ट्रेन हुआ डॉक्टर मिलेगा, और वो डॉक्टर जो आपको केयर प्रोवाइड करेगा वो दुनिया में किसी भी मेयार का केयर प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल जबरदस्त ट्रेनिंग पाकिस्तान में भी है। पॉइंट ये मेरा इसका जो आपने कहा ना कि क्या करना चाहिए, सिर्फ ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए लोगों को, ताकि वो जो है ना अपना जो वो काम करना चाहते हैं वो आगे बढ़ के कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली ये सेहत कार्ड का आया था कि इससे क्या हुआ, सेहत कार्ड से क्या होता है कि लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि वो प्राइवेटली अपना इलाज करवा सकें, और उससे क्या होता है कि हर जगह जो है छोटे छोटे शहरों में भी ना नए अस्पताल खुलने शुरू होते हैं। उससे फिर क्या होता है, डॉक्टर्स जो हैं वो दे वांट टू गो वर्क देयर। हर आदमी चाहता है, हर औरत चाहती है कि वो अपने गांव में अपने लोगों के पास जाके काम करें, मगर अगर वहां कोई सहूलत नहीं होगी ना तो वहां फिर वो काम करने से, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्लानिंग एंड फॉलोइंग एक प्लान बना प्लेयर टू हैव यू। दिल करता है और भी क्वेश्चंस करें और भी बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट टाइम थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और आपने इस अहम मौजू पे हमारे साथ बात की। डॉक्टर आदिल हैदर, डीन मेडिकल कॉलेज AKU हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक तो की सर्विसेज क्या है एजुकेशन को लेकर इस पे बात की, एंड विद दैट जो चैलेंजेस के साथ साथ उन्होंने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रखे हमारे सामने। बिलाशुबा हमारे पास बेहतरीन पढ़ाने वाले और बेहतरीन इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मजीद इस सिस्टम पे ऑब्वियसली काम करने की जरूरत है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे नांगा पर्वत पर नांगा पर्वत की तारीख पर। क्या कमाल पहाड़ है, और उन जहनों पर जिन्होंने इसको सर करने की ठानी। और मैं ये समझता हूँ कि मुहिम जोई जो है, और स्पेशली जो माउंटेनियरिंग या को पैमाई है, ये जिस्मानी के साथ साथ या जिस्मानी से भी ज़्यादा एक जहनी कामयाबी या मेंटली आप कह सकते हैं कि जब तक आप ताकतवर नहीं हैं तो उस वक्त तक आप इस तरह के पहाड़ जो हैं वो सर नहीं कर सकते। नांगा पर्वत जिसको 100 चेहरों वाला पहाड़ कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उसके बहुत से चेहरे हैं। द्यामर साइड देखें, फेरी मेडो साइड देखें, दूसरी साइड देखें जो कि रूपल वाली साइड है, बहुत सारे इसके चेहरे हैं। और नांगा पर्वत जो है, इसको नांगा पर्वत जो ओरिया पहाड़ इस हवाले से भी कहते हैं कि ये बहुत प्रोमिनेंट है अपने साथ वाले, यानी अमूमी तौर पे आप किसी 8000 को देखते हैं तो वो बहुत सारे बाकी 7000 में घिरा होता है। नांगा पर्वत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये आप यूँ समझें कि 6000 में और इस तरह के पहाड़ों में घिरा हुआ दूर तक ये नज़र आने वाला पहाड़ है। तो शायद इस मुनासबत से इसको नांगा पर्वत भी कहते हैं, किलर माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई इस पहाड़ को सर करने के हवाले से। 1953 तक बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए, और बहुत सारे लोगों का ख्वाब था कि इस पहाड़ को सर किया जाए। तो इसको सर करने की जो एक पूरी तारीख़ है उससे वाकफियत हासिल करते हैं। ये आपको मालूम है कि इसकी बुलंदी जो है वो 8125 मीटर है, और ये दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। टॉप 10 में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की 2 चोटियाँ आती हैं। टॉप 14 में यानी दुनिया की जो 14 8000 हैं उनमें पाकिस्तान की 5 चोटियाँ आती हैं, लेकिन टॉप 10 में 8000 में पाकिस्तान की 2 चोटियाँ आती हैं। उसमें से K2 है जो कि दूसरे नंबर पे है, और 9वें नंबर पे नांगा पर्वत है। ख़तरनाकी के हवाले से शायद इसकी रैंकिंग बहुत ऊपर होगी, लेकिन ये दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। तारीखी हवाले से देखा जाए तो नांगा पर्वत का जो नाम है वो 1840 और 41 में सबसे पहले मंजर आम पर आता है, और उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी एवलांच दरिया सिंध का रास्ता रोक लेती है। और दरिया सिंध का ये जो रास्ता है ये कुछ इस तौर रुकता है कि इतनी बड़ी झील बनती है कि जिसकी जो तवालत है वो 45 किलोमीटर हो जाती है। और 45 किलोमीटर का मतलब ये है कि तकरीबन जगलोट के मकाम पे ये रुकावट बनता है, और उसके बाद 45 किलोमीटर अगर आप देखें तो ये गिलगित के पास तक इतनी बड़ी झील बनी। और उसके बाद जब ये बंद टूटा तो ये एक तारीख का बड़ा सैलाब था, सैकड़ों हज़ारों जो देहात थे वो सफ़े हस्ती से मिट गए। 1840-41 के बाद हम अब आते हैं 1895 में, जहाँ पे बाकायदा को पैमाई का आगाज़ होता है और नांगा पर्वत को सर करने का सौदा जो है इंसान के सर में समाता है। अल्फ्रेड ममरी एक बहुत बड़ा नाम है, और आज भी अगर आप नांगा पर्वत जाएं और वहाँ पे अगर अच्छा गाइड होगा तो वो आपको ये नाम ज़रूर बताएगा कि अल्फ्रेड ममरी और कुछ नेपाली उनके साथ शर्पास यानी थे, पोर्टर्स थे, उनके साथ वो गए। जनूबी साइड से इन्होंने सर करने की कोशिश की थी,
और ऊपर जाके एक बर्फानी तूफ़ान में ये फंस गए, बर्फानी तूफ़ान में यानी कि एवलांच की जद में आए और उसके बाद अल्फ्रेड ममरी का पता नहीं चला। अल्फ्रेड ममरी और उसके ये जो रफ़ाक़ा थे ये पहली कैजुअलिटीज़ थी। उसके बाद 30 साल तक किसी ने इस पहाड़ की जानिब देखा नहीं। गो पैमाई होती रही, बहुत सारे मुख्तलिफ पहाड़ों की तरफ रुख रहा इंसान का, लेकिन नांगा पर्वत की तरफ किसी की तवज्जो से मुराद ये थी कि एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ था। 30 साल के बाद क्या होता है, फिर 1930 आता है और 1930 की जो दहाई है उसके बाद पै दर पै मुख्तलिफ मुहिम्मात जो हैं वो नांगा पर्वत की तरफ जाती हैं। तो सबसे पहले 1932 में जर्मनी और अमरीकी को पैमा पर मुश्तमिल एक 7 रुकनी टीम थी जिसने नांगा पर्वत को सर करने का इरादा किया, और यहाँ पे इस टीम का जो सरबराह है वो विली मर्कल था। अगेन एक बहुत बड़ा नाम, विली मर्कल। अब ये जो एक्सपीडिशन है ये इस लिहाज से बड़ी कमाल है कि इस बगैर किसी जानी नुकसान के ये एक्सपीडिशन वापस हो गई। यानी अल्फ्रेड ममरी का जो रास्ता था उसी रास्ते से उन्होंने मुहिम जोई की और 7,925 मीटर की बुलंदी तक ये लोग पहुंच गए। ख़राब मौसम की वजह से ये मज़ीद किसी तरह की पेशकदमी नहीं कर सकते थे। ये बाहिफाजत लेकिन वापस आए, और बाहिफाजत वो टीम थी जो कि बगैर किसी जानी नुकसान के वापस जा रही थी। 1934 में विली मर्कल अपनी टीम के साथ फिर दोबारा वापस आते, सिर्फ 2 साल के बाद। इनके साथ नेपाली शर्पा भी थे और माउंटेनियर भी थे, और इस टीम ने दोबारा मुहिम जोई शुरू की और 7,850 मीटर की बुलंदी तक ये टीम पहुंची और करीब था कि ये बिल्कुल समिट कर सकते थे, लेकिन दोबारा मौसम ख़राब और पेशकदमी नहीं कर सके। किस कदर बदकिस्मती थी, आप इमेजिन कीजिए कि एक एक्सपीडिशन के उस वक्त के अखराजात क्या हुआ करते थे। तो ये टीम 7,850 मीटर तक ही पहुंच सकी और उसके बाद मौसम ख़राब था, और मौसम ख़राब होने की वजह से ये टीम में सिर्फ 2 माउंटेनियर हैं जो कि बचे, बाकी सब की डेथ हो गई। इसी में विली मर्कल जो थे वो भी अपनी जान की बाजी हार गए। ये उस वक्त तक की गो पैमाई की तारीख में सबसे जानलेवा हादसा था, और ये इस हादसे की डिटेल्स जो हैं ये जर्मनी की एक किताब है नांगा पर्वत एडवेंचर, या उसके बाद में तर्जुमा भी हुआ है, उसमें इसकी मुकम्मल डिटेल है। वो इसी एक्सपीडिशन की है जो कि 1934 में विली मर्कल की टीम गई थी, और ऊपर जाके सिर्फ 2 को पैमाओं को छोड़ के बाकी तमाम जो थे उनकी डेथ हो गई थी। 1937 में डॉक्टर वीन और उनकी टीम आई और कैंप के ऊपर बदकिस्मती देखिए कि एवलांच यानी पूरा बर्फानी तोदा गिरा, और ये टीम सारी की सारी इनकी भी डेथ हो गई। 1938 को जो जर्मन की टीम है जिसने सर करने की कोशिश की नांगा पर्वत को, वो बहुत ही दिलचस्प इस हवाले से है कि इसके जो मेंबर्स थे ये 1932, 1934 और 1937 की जो टीम्स थी उन्हीं के लोग थे। यानी इनमें से कोई एक ऐसा नहीं था जिसने पहले नांगा पर्वत पर ट्राई ना कर रखी हो। तो ये सारे वो लोग थे जो कि इकट्ठे होके 1938 में आते हैं। तो 1938 में इन्होंने 4 कैंप्स किए, और 4 कैंप्स से आगे बढ़ने का ऑफ कोर्स इरादा था, उन्होंने समिट करनी थी। लेकिन फिर एक और हादसा ये पेश आया कि इनके साथ तो हादसा पेश नहीं आया, लेकिन वो जो पिछली मुहिम जोई थी उसमें 3 डेड बॉडीज़ इनको मिल गई वहाँ पे, उसमें विली मर्कल की डेड बॉडी भी थी। टीम के हौसले नफसियाती हवाले से इस कदर पस्त हो गए कि ये 4th कैंप से ये वापस आ गए। 1939 में एक जर्मन टीम आई, और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 जो इसमें कोपैमा थे, उसके बाद क्योंकि जंग अजीम शुरू हो गई तो ये वापस नहीं जा सके। उसमें से एक जो है वो परमानेंटली हमेशा के लिए नेपाल चले गए, और जो दूसरे थे और उनकी उधर ही डेथ हुई, और जो दूसरे थे वो तिब्बत चले गए। ये जो तिब्बत उन्होंने 7 साल तिब्बत में गुजारे, ये वही हैं जिन्होंने किताब लिखी 7 Years in तिब्बत, जिस पे फिर बाद में फिल्म बनी। जंग अजीम 2 का आगाज़ होता है, और उसके बाद बहुत तवील अरसा जो है वो को पैमाई वाला मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जितनी भी एक्सपीडिशंस थी वो अब उस तरह नहीं जा रही थी, और 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा से ये मामला शुरू होता है। 11 साल बंद रहने वाला ये सिलसिला 1950 में शुरू होता है, और 1950 में जब ये सिलसिला शुरू होता है तो जितने भी 8000ers हैं उसकी तरफ अब कोशिश होती है कि दुनिया के जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं उनको सर किया जाए। अब इसमें जो नेशंस हैं उनकी आपस में की एक मुखासमत भी है, एक दौड़ भी है और एक रेस भी है कि हमारा मुल्क या हमारी नेशन जो है वो किसी भी 8000er या किसी भी बुलंद तरीन पहाड़ पर पहुँचने वाली पहली टीम हो। 3 साल बाद 1953 में फिर एक टीम आती है जो कि जर्मन टीम है, और इसको आप जर्मन ऑस्ट्रियन मुहिम कह सकते हैं। जर्मन ऑस्ट्रियन मुहिम इस हवाले से कि हरमन बोल जो है उनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था, और जर्मन ऑस्ट्रियन ये जो टीम है ये हेलीकॉप्टर की सरबराही में आई। हेलीकॉप्टर जो थे विली मर्कल के सौतीले भाई थे, जिनके मैंने बताया था कि वो 1934 में उनकी डेथ हुई थी। ये एक कैंप पर थे जब एक वाक़या पेश आया जो को पैमाई का अनोखा वाक़या है, बहुत ही अनोखा वाक़या है। 6,900 मीटर तकरीबन 7,000 मीटर पर एक कैंप है, यानी कैंप किया हुआ है, और रात 2:30 पर हरमन बोल जो है वो अपने साथी को कहते हैं
कि मैं समिट करने जा रहा हूँ, और वो उसको मना करते हैं। पहले तो हरमन बोल उनको कायल करने की कोशिश करते हैं कि तुम भी मेरे साथ आओ, तो वो नहीं आते, और हरमन बोल अकेले समिट करने के लिए चले जाते हैं, चोटी पे जाने के लिए वहाँ से अपना सफ़र करते हैं, इख्तियार करते हैं। और हरमन बोल के बकौल के जब वो समिट पे थे, यानी उन्होंने समिट कर ली, वो चोटी पे चले गए, और आप इमेजिन कीजिए कि एक फ़र्द जो है वो अकेला चोटी पे खड़ा हुआ है, और उससे पीछे कम से कम 60 साल एक तारीख़ है को पैमाई की, जिसमें कितने लोग हैं जो कि हादसे का शिकार हुए, कितने लोग हैं जो कि नांगा पर्वत का शिकार बने, और यहाँ तक कि एक मायूसी थी कि नांगा पर्वत कैसे सर होगा, और अकेला फ़र्द रात 2:30 बजे निकलता है और वो सर करता है चोटी। इसके हवाले से 1953 नांगा पर्वत अगर आप लिखें, गूगल करें या यूट्यूब पे जाएं, तो वहाँ पे आपको एक घंटे से ज़्यादा तवालत की एक डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, क्योंकि इनके साथ एक टीम आई थी जिसने इस पूरी इस एक्सपीडिशन को रिकॉर्ड किया था। हरमन बोल को आते हुए भी रिकॉर्ड किया जब वो अकेला आ रहा था और उसका पाँव जो था वो ज़ख्मी था। उसके बाद हरमन बोल जो है वो गिलगित आते हैं तो कैसे उनका इस्तकबाल होता है, उसके बाद कराची में कैसे उनका इस्तकबाल होता है। ये टीम जब समुद्री रास्ते से कराची पहुंचती है और इस पूरी मुहिमजोई की जितनी भी रिकॉर्डिंग है ये भी है, तो ये पूरी 1 घंटे से ज़्यादा दौरानिया की जो फिल्म है ये बहुत ही कमाल है। 1953, हाँ, इसमें जहाज़ जो आपको नज़र आएगा जो कि गिलगित लैंड कर रहा है और ये जो टीम है गिलगित उतर रही है, उस पर ओरिएंट एयरवेज़ लिखा हुआ है, क्योंकि उस वक्त ओरिएंट एयरवेज़ TPI है, बाद में हुई। नांगा पर्वत एक बहुत ही खूबसूरत और कमाल पहाड़ है, 100 चेहरों वाला पहाड़ है, 100 चेहरों वाला पहाड़ है और हज़ारों कहानियों वाला पहाड़ है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। जब इसकी तारीख से और इसकी स्टोरीज से आप वाकिफ़ होते हैं और उसके बाद नांगा पर्वत को देखते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप हफ्तों वहाँ क़याम करें और इस पहाड़ को, इस खूबसूरत जलाल को आप देखते चले जाएं। और अगर आप उन कहानियों से और उस तारीख से वाकिफ़ नहीं होते तो आपके लिए बस एक वो पहाड़ है और आप गुजर जाते हैं। इसलिए टूरिज़म की जो बुनियादी चीज़ है कि जहाँ पे भी जाएं मुताला करके जाएं, चाहे कोई पहाड़ देखने जा रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पे किसी भी खित्ते में जा रहे हैं, तो उसके बाद वो खित्ता, वो पहाड़, वो जगह, वो डेस्टिनेशन सैकड़ों गुना ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और कहीं ज़्यादा पुरलुत्फ़ हो जाती है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आपको क्रिकेट के हवाले से कुछ हालात और वाक़यात से आगाह करेंगे। शाह खावर कायम मकाम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गए। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। आपको मालूम ही है कुछ दिन पहले ये हुआ था और हमने इस पर वैसे बाकायदा बात भी की थी, और ये भी फिर इंटरेस्टिंग खबर आई थी कि जो नामजद चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी होंगे। मोहसिन नकवी साहब फिलहाल एक मेंबर गवर्निंग बोर्ड के तौर पर काम करेंगे। शाह खावर साहब जो है वो बोर्ड के इंतखाबात तक कायम मकाम चेयरमैन PCB रहेंगे, फिर उसके बाद एक प्रोसीजर के तहत इंतखाब होंगे। और मोहसिन नकवी साहब जो मौजूदा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और 1 साल मुकम्मल तकरीबन करने वाले हैं, कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हो गया, वो जनाब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनेंगे। इसके बाद क्या फैसला होगा यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि मोहसिन नकवी साहब अपनी कैबिनेट में एक क्रिकेटर को बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर, अपने मुआविन के तौर पर उन्होंने पहले ही वहाब रियाज साहब को रखा हुआ है। सो क्या वहाब रियाज साहब की भी जिम्मेदारियाँ तब्दील होंगी मोहसिन नकवी के साहब के आने के बाद? इसमें भी कोई तब्दीली आएगी? और क्या मोहम्मद साहब जो इस वक्त डायरेक्टर हैं उनकी भी सीट को कोई खतरा हो सकता है? ये तमाम मामला अनफोल्ड होंगे विद द टाइम, बट ताज़ा तरीन ये कि शाह खावर साहब कायम मकाम चेयरमैन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।